प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स एकेडमी पे। जैसा कि आप लोग देख रखा था कि इस पे हमने सिलेक्शन सीरीज चला रखी है अपने इस चैनल पे, और उसमें हम हर एक चैप्टर को जो है एसएससी के या रेलवे के हर एक चैप्टर के यानी कि वनडे एग्जाम के मैथ्स के हर एक चैप्टर को हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर रहे थे। इसमें हम बहुत ही आराम से कर रहे थे और बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस तक हम हर एक लेवल के सवालों को सॉल्व कर रहे थे। अभी इसमें हुआ क्या था कि आप मान के चलो कि मैंने परसेंटेज कंप्लीट, अभी परसेंटेज की आज हमारी 7वीं क्लास है। इसके अलावा हमने प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को सॉल्व कर दिया था। तो अभी हम करने वाले हैं परसेंटेज की, जो आज क्लास नंबर 7 है, ये आपकी रहने वाली है। और आज भी हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, या ऐसे टाइप के सवाल जो आ जाते हैं लेकिन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो उन कंसेप्ट को हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास नंबर हमारी 7 रहने वाली है। जिन बच्चों को इसके पीडीएफ की जरूरत होगी वो टेलीग्राम जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो टॉपर्स एकेडमी का है उसको ज्वाइन कर ले। उस पर उनको वीडियोस जो भी पीडीएफ है इस क्लास की वो मिल जाएगी। अगर उनका कोई डाउट है तो उस पर भी पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता है, मेरा नाम है महिपाल सिंह और मैंने एसएससी सीजीएल 4 बार क्लियर कर रखा है। 2 बार इंस्ट्रक्टर पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। इसके अलावा मैंने जो है एसएससी सीपीसीएल, आरआरबी, जीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी लेखपाल, आरपीएफ कांस्टेबल जैसे एग्जाम में भी फाइनल सिलेक्शन ले रखा है। आपकी बहुत रिलेवेंट क्लास रहने वाली है। इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखते हैं, हर एक कंसेप्ट को, और एकदम बेसिक से एडवांस तक कैसे हम शॉर्टकट के थ्रू करेंगे, कैसे हम उसको मान लेते हैं कि अगर हमको ऐसे करना हो, एकदम बेसिक से करना हो तो कैसे करेंगे, अगर उसे शॉर्ट मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे, हर एक कंसेप्ट को हम सीखते हुए आगे बढ़ें। चलिए आज देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से बताने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, आप देखिएगा, थोड़ा सा रिलेट कर पाइएगा आप लोग। मैंने कहा कि देखो ऐसा है, कुछ स्टूडेंट हैं एक क्लास में। इस क्लास में क्या है, इस क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल स्टूडेंट होते हैं। मैंने कहा देखो मान लेते हैं कि मैथ्स का और साइंस का टेस्ट हुआ, ठीक है। वहां पर टेस्ट हुआ किसका, मैथ्स का, और किसका टेस्ट हुआ, साइंस का टेस्ट हुआ। मैथ्स का और साइंस का टेस्ट हुआ। अब वहां पे हुआ क्या कि ये कहा जाता है कि मान के चलिए, जैसे इसमें ये कहा गया कि देखो कुछ बच्चे ऐसे थे जो केवल मैथ्स में पास हो गए, यानी कुछ बच्चे ऐसे थे जो केवल मैथ्स में पास हुए, केवल मैथ में पास। कुछ बच्चे ऐसे थे जो केवल साइंस में पास हुए थे, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो केवल क्या हुए थे, केवल साइंस में पास हुए थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो दोनों में, मैथ्स में भी पास हो गए, मैथ्स में भी पास हो गए, और साइंस में, यानी कि मैथ और साइंस दोनों में क्या हो गए, वो पास हो गए, दोनों में पास हो गए। तो आप कहोगे अब इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, यहाँ पे हमसे बहुत अच्छे अच्छे से रिलेटेड सवाल आते हैं और एग्जाम में भर भर के पूछे भी जाते हैं, और बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट होता है। तो आज आपका वो डाउट खत्म होने वाला है। तो अब देखो, आप कहोगे सर इसको कैसे करेंगे, इस कंसेप्ट के अगर सवाल आते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे। तो बेटा मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आप कंसेप्ट सीख लीजिए कि कौन सा हम कंसेप्ट जो है यूज करते हैं। तो वो कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। उस कंसेप्ट को अगर आपने सीख लिया तो आप बहुत ही अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। मैंने एक सर्किल बना लिया, एक ग्राफ बना लिया, एक मान लेते हैं, ये देखिए डिजाइन में चेंज कर रहा, देखिए इरेज होता है नहीं होता है, हाँ हो तो जा रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। मैंने कहा देखो आपके सामने मैंने एक गोला ले लिया, एक सर्कल ले लिया, ठीक है। एक काम करता हूं, एक फ्रेश पेज लेता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको कंसेप्ट तभी समझ में आएगा जब हम एक फ्रेश पेज लेते। मैंने कहा कि जो भी बच्चे आपके मैथ्स में पास में, मैंने 2 गोला ले लिया। मैंने कहा देखो एक गोला ये है हमारा, और एक गोला हमारा जो है ये, ठीक है। एक गोला हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया। हमने इसको सेट कर दिया ऐसे। अब आपसे पूछा मैंने कि कितने सब्जेक्ट थे, तो आप कहोगे सर देखो 2 सब्जेक्ट थे। एक सब्जेक्ट हमारा कौन सा था, एक सब्जेक्ट था हमारा मैथ्स, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था, तो दूसरा सब्जेक्ट हमारा जो है था साइंस। ये पेन चेंज भी नहीं हो पा रहा है, इस पेन में कुछ इश्यू आया है क्या, देखते हैं। पेन का जो ये टाइप है पता नहीं कहां से अभी आ रहा था। एक काम करिएगा आप लोग, एडजस्ट करिए आप लोग। मैंने कहा ये मैथ्स वाला गोला है, और ये मैंने कह दिया मान लेते हैं आपसे साइंस वाला गोला है। यानी कि जो बच्चे मैथ्स में पास हुए थे उनका ये पोर्शन हो गया था, जो साइंस में पास हुए थे उनका ये पोर्शन हो गया था।
तो अब आप कहोगे कि सर देखो आपने दो गोला बना दिया, ठीक है, अब इसमें से एक तो मैथ्स वाले हो जाएंगे, एक साइंस वाले हो जाएंगे, लेकिन उन बच्चों को बताइए जो केवल मैथ्स पास हुए। तो आप कहोगे सर देखो ऐसा है, इस गोले को अगर मैं देखूं तो ये पहला गोला, ये गोला मेरा मैथ्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गोला मेरा साइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मुझे बताना है कि इसमें ये बताइए कि इसमें मैथ्स वाले कौन से, तो पूरा गोला है। लेकिन अगर मैं कहूँ केवल मैथ जिन्होंने पास किया है तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर केवल मैथ का मतलब ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओनली मैथ्स। यानी कि ओनली मैथ्स मतलब क्या है, ये उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो केवल मैथ में पास हुए, ठीक है, वो केवल मैथ्स में जो है पास हुए हैं, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे मैंने बताया कि ये बताओ केवल साइंस पास करने वाले बच्चे कौन से होंगे, तो आप कहोगे सर देखो ऐसा है, ये पूरा गोला तो साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है सर, ये केवल साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये उन बच्चों का साइन है जो केवल और केवल किसको पास किए हैं, केवल और केवल साइंस को पास किए हैं। अब आप समझ में आ गया आपको। अब आप कहोगे सर एक और ग्रुप आपने बताया था जो दोनों में, मैथ्स में भी पास हो गए और साइंस में भी पास हो गए, वो कौन सा गोला रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं आपको बताऊं, इस मैथ्स में भी पास है बच्चा, साइंस में भी पास है, मतलब दोनों में उसका पोर्शन आना चाहिए, दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है। तो आप कहोगे सर अगर इस पोर्शन को मैं देखूं, यहाँ पे जो बच्चे हैं, ये साइंस वाला जब मैं सर्कल देखता हूं तो इसमें भी आ जाते हैं, मैथ्स वाला सर्कल देखता हूं तो इसमें भी आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि फिर ये जो बीच वाला पोर्शन जो आपने ग्रीन कलर से कर रखा है, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पास करते हैं, जिसमें मैथ्स में भी पास हो गए और किसमें, साइंस में भी पास हो गए, साइंस में भी पास हो गए। बस ये बेसिक कंसेप्ट होता है वेन डायग्राम का। अगर आपने इतना समझ लिया तो इससे रिलेटेड सवालों को आप छुट्टियों में उड़ा दें। कैसे करेंगे, मैं एक दो सवाल लेके आपको समझाता हूं। सवाल देखिएगा, एक सीरियल 2022 का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, और आप इसमें आपका कंसेप्ट अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, कोई एक क्लास है, उसमें टोटल 100 स्टूडेंट है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी हैं। कह रहा है यदि उसमें से 60 विद्यार्थियों को गणित में, 40 विद्यार्थियों को विज्ञान और 25 विद्यार्थियों को दोनों पसंद है। यानी आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि उन बच्चों को, देखो 100 बच्चे थे क्लास में, उसमें से जो है 60 बच्चों को मैथ पसंद था, ठीक है, 40 बच्चों को साइंस पसंद था, ठीक है, 25 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको दोनों पसंद था, यानी मैथ भी पसंद था, साइंस भी पसंद था। तो आपको बताना है उन बच्चों का आप नंबर बताइए जिन बच्चों को एक भी सब्जेक्ट नहीं पसंद। कैसे करोगे, आप कहोगे सर बड़ा अच्छा कंसेप्ट आपने बताया है, और इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 सर्कल लेने वाले हैं, 2 सर्कल लेंगे और उनको हम बनाएंगे। तो सर एक बना लिया ये सर्कल और दूसरा सर्कल हमारा ये वाला होगा, ठीक है, 2 सर्कल सर हमने बना लिया। अब इस एक सेकंड, ठीक है, 2 सर्कल हमने सर ले लिया, बिल्कुल। अब क्या है इसमें अगर मैं देखूं तो सर एक इस सर्कल को मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है ये हमारा मैथ वाला है, मतलब इसमें क्या है, इसमें वो बच्चे हैं जिनको क्या पसंद है, मैथ पसंद है, और ये क्या हो जाएंगे, ये वो बच्चे हैं जिनको क्या पसंद है, साइंस पसंद है, यानी कि विज्ञान पसंद है। तो मैं जब देखूंगा तो सबसे पहले हम कहां से फिल करें, बस ये अगर आपने सीख लिया कि कहां से फिल करना स्टार्ट करना चाहिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं, ठीक है। तो आप कैसे फिल करेंगे, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो 60 बच्चे मैथ में पास हैं, वो ले आके 60 बच्चों को यहाँ फिल कर देंगे, 40 बच्चे साइंस में पास हैं, 40 बच्चों को यहाँ से फिल कर देंगे। यही तो आपकी गलती है, ये आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको फिल कहां से करना है, स्टार्टिंग कहां से करनी है। सर कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको दोनों पसंद है, हम दोनों से स्टार्ट करेंगे। सर 25 बच्चे हमारे पास में ऐसे हैं, 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ भी पसंद है, जिनको साइंस भी पसंद है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे 25 बच्चे हमारे ऐसे हो जाएंगे जिनको मैथ और साइंस दोनों पसंद। अब मैं देखूं तो सर 60 बच्चों को गणित पसंद था, मतलब क्या है, मतलब यह है कि मैथ वाले गोले में कितना आना चाहिए, सर मैथ वाले गोले में 60 स्टूडेंट को आना चाहिए, यानी कि 60 बच्चों को आना चाहिए। और अगर मैं सर यहाँ पे देखूं तो इस गोले में कितने आ चुके हैं, सर यहाँ पे 25 तो पहले ही आ चुका है, कितना और आ जाए, सर 60 में से हम 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, सर यहाँ पे होना चाहिए 35 बच्चे। आपको आया समझ में। फिर हमने कहा साइंस में बताओ, तो आपने कहा सर 40 विद्यार्थी ऐसे थे जिनको साइंस पसंद था, 40 विद्यार्थी ऐसे थे जिनको साइंस पसंद था, तो मैं साइंस वाले गोले में कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। 25 यहाँ आ चुका है, यानी कितना बच रहा है, सर 15 बच रहा है। इसका मतलब साइंस वाले गोले में 15 स्टूडेंट होना चाहिए।
बस आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है। टोटल स्टूडेंट कितने थे? आप कहोगे सर टोटल हमारे पास में 100 बच्चे। इन बच्चे की सर ये जो बच्चे हैं इनको मैथ पसंद है, इनको मैथ साइंस दोनों पसंद है, इनको सर साइंस पसंद है। इनके अलावा जो बच्चे बच रहे होंगे उनको कुछ भी पसंद नहीं होगा। तो टोटल मैथ साइंस मिला के पसंद वाले हैं कितने? आप कहोगे सर 35 हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 25 और प्लस में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो सर 35 25 15 40 30 70 5 75, यानी कि मेरे पास सर जो टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ दी हुई है उसमें से 75 बच्चों को कोई ना कोई सब्जेक्ट पसंद है। और पूछा क्या है, उन बच्चों को बताओ जिनको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है। तो 100 बच्चे थे, उसमें से 75 को कोई ना कोई सब्जेक्ट पसंद है, तो कितने बच्चे हो जाएंगे? आप कहोगे सर 25 बच्चे हो जाएंगे। 25 बच्चे ऐसे हैं जिनको ना तो मैथ पसंद है ना तो साइंस पसंद है। और कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका आंसर हो जाएगा। ये है पूरा कंसेप्ट वेन डायग्राम का। और अगर आपने सीख लिया, एक बार अच्छे से कंसेप्ट सीख लिया, दोबारा जिंदगी में आपसे सवाल कभी गलत नहीं होगा। चलते हैं एक और सवाल लेते हैं। उस सवाल से आपको हम कंसेप्ट समझाते हैं और अच्छे से कि हम सवालों को करेंगे तो कैसे करेंगे। हुआ क्या था ना अभी, अब आप मैं बताऊं आपसे भी थोड़ा सा इशू आ गया, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और एक्चुअल में जो टेक्निकल टाइम जो देखता है मेरा भाई है, वो देखता है चीजों को, वो है नहीं, वो चला गया, इसलिए थोड़े से इशू आ रहे हैं इधर उधर। आप देखिएगा इसको, सवाल कैसे करेंगे, इस सवाल को कैसे करते हैं आप देखिएगा और समझिए। इसी सर्वे में 120 लोग हैं। कहीं पे कोई सर्वे हुआ था, उसमें कितने स्टूडेंट थे? 120 स्टूडेंट थे। 70 लोगों को उसमें से चाय पसंद है, यानी उसमें से 70 ऐसे हैं जिनको चाय पसंद है, ठीक है। 60 लोग ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है? जिनको की कॉफी पसंद है। और 25 ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है। तो आपको ये बताना है कि ये बताओ कि कुल कितने लोग हैं जिनको केवल कॉफी पसंद है। केवल कॉफी पसंद है, ये आपको बताना है। कैसे करोगे आप? कहोगे तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, हम बनाएंगे वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो सर हम पहले लेंगे 2 सर्कल। एक सर्कल सर हमारा ये हो गया और एक सर्कल दूसरा जो सर्कल है हमारा वो ये। ठीक है, इसमें से मान लेते हैं जो पहला वाला है इसको मान लेते हैं कि इनको क्या पसंद है? इनको कॉफी पसंद है। और इनको क्या पसंद है? सेकंड जो सर्कल था इनको क्या पसंद है? तो इनको सर चाय यानी कि टी पसंद है। टी मतलब क्या हो गया? इनको चाय पसंद है। ठीक है, इनको कॉफी पसंद थी और इनको चाय पसंद है। अब हम देखते हैं तो दिया क्या है, टोटल 120 लोग हैं। ठीक है, इसमें से 70 लोगों को चाय, 60 लोगों को कॉफी। कितने ऐसे लोग हैं जिनको दोनों पसंद है? सर 25 लोगों को दोनों पसंद है। अब दोनों वाला कौन सा रीजन है? आप कहोगे सर ये वाला मैं पोर्शन देखूं तो ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी कि दोनों पसंद वाले कहां पे आ जाएंगे? यहां। अब आप आगे पढ़ो। सर 70 लोगों को चाय पसंद है, मतलब क्या है कि चाय वाले गोले में कितना आना चाहिए? 70 आना चाहिए। अब चाय वाले गोले में आया कितना? तो आप कहो सर यहाँ पे 25 आ चुका है, इसमें कितना और जोड़ दें कि 70 हो जाए? तो आप कहोगे सर 70 में से 25 घटाएंगे, आएगा 45, यानी 45 लोग जब और हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? तब होगा ये निकल के आएगा टोटल 70 हमारे हो जाए। ठीक है, टोटल 70 लोग हमारे इस चाय वाले गोले में हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे जब बढ़े तो यहाँ पे देखा 60 लोग ऐसे हैं जिनको कॉफी पसंद है। मतलब क्या है? कॉफी वाले गोले में कितना होना चाहिए? 60 लोग होना चाहिए। कितने लोग आ चुके हैं? सर 25 आ चुके हैं। इसका मतलब है और कितना आना चाहिए? सर 25 अगर आ गए हैं तो 25 में कितना जोड़ें कि 60 हो जाए? सर 35 जोड़ेंगे तो 60। पूछा क्या है? कितने लोगों को केवल कॉफी पसंद है? आप मुझे बताओ, मैं अब आपको थोड़ा अच्छे से बता रहा हूं। यहाँ पे आप कहोगे सर देखो ऐसा है, जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है? ये केवल चाय वाले हैं, क्योंकि ये केवल चाय में आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? केवल चाय वाले हो जाएंगे। केवल चाय वाले हो जाएंगे। अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे? सर ये केवल कॉफी वाले हो जाएंगे। केवल कॉफी। और आपसे अगर पूछा जाए कि ये बताओ कौन सा हिस्सा दोनों लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, तो सर ये जो बीच वाला हिस्सा है ये दोनों पसंद वाले आ जाएंगे। दोनों पसंद। पूछा आपसे क्या था? केवल कॉफी कितने लोगों को पसंद है? तो आप कहोगे सर कॉफी में तो टोटल हमारे 35 और 25 लोग हैं मिला के हैं, लेकिन हमसे पूछा है कि केवल कॉफी, तो केवल कॉफी सर ये 35 वाले केवल कॉफी वाले हैं। इसका मतलब क्या होगा? सर इसका मतलब केवल और केवल 35 लोग हैं जिनको की केवल कॉफी पसंद है। आया समझ में? मुझे लग रहा है आप अच्छे से चीजों को रिलेट कर पा रहे होगे, अब सवालों को सॉल्व भी कर पा रहे हो।
ये बेसिक कंसेप्ट होता है वेन डायग्राम का। दो चार क्वेश्चन आपको और करवाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो आपका इसका कंसेप्ट जो है ना और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। लेते हैं एक सवाल, एमटीएस 2021 का सवाल है, करिएगा, देखिए आप कर पाते हैं इस सवाल को या फिर नहीं कर पाते हैं। क्या दिया है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। इसको करने के बाद में आपका जो कंसेप्ट है एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं। अब क्या है कि ये जो अच्छे 80 स्टूडेंट है ना, ये कम से कम दो में से एक गेम खेलते ही हैं। यानी कि मान लेते हैं कि आपका स्कूल में दो गेम होता है, मान लेते हैं कोई फुटबॉल होता है और कहीं पे क्रिकेट होता है। अब क्या है कि जो 80 स्टूडेंट हैं उनमें से कुछ ना कोई एक गेम तो खेलेंगे ही खेलेंगे। मतलब क्या है, हो सकता है क्रिकेट खेलें, हो सकता है फुटबॉल खेलें, हो सकता है दोनों खेलें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी गेम ना खेले, क्योंकि उनको कम से कम एक गेम खेलना है। ठीक है, तो आप आगे बढ़ गए। अब क्या कह रहा है, यदि उनमें से 50 विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, 45 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं और 20 विद्यार्थी दोनों खेलते हैं, तो ये बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो केवल एक गेम खेलते हैं। कैसे करोगे आप? कहोगे सर वेन डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनता है हमारा वेन डायग्राम? सर हम दो सर्किल सबसे पहले ले लेंगे, एक सर्किल हमारा ये हो गया और एक सर्किल हमारा ये हो गया। ठीक है, इसमें से एक सर्किल को सर हम मान लेंगे कि ये क्या है, ये हमारा फुटबॉल है, और इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारा हॉकी है। जब हमने सर, मैंने आपको बता रखा है, जो ट्रिक बताई है वेन डायग्राम के सवालों को सॉल्व करने की, क्या करना होता है, आपको दोनों जो दिया रहता है, जिनको दोनों पसंद है या जो दोनों गेम खेलते हैं, उनसे स्टार्ट करना होता है। आप गए सर, आपने कहा सवाल में दिया है 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, इसका मतलब क्या है, और दोनों वाले हैं कौन सर, यही वाले हो जाएंगे। ये हॉकी में दिया रहे हैं या फुटबॉल में दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, 45 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। मतलब क्या है कि फुटबॉल वाले गोले में 45 आना चाहिए। तो सर यहाँ पे अगर मैं फुटबॉल वाले को गोले को मैं देख रहा हूं तो 20 तो आ चुके हैं, कितना और आए तो 45 होंगे सर, 25 अगर और आ जाएंगे तो 45 हो जाएंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएंगे, सही बात है। फिर मैंने कहा हॉकी में देखते हैं, तो इसमें से दिया है 50 विद्यार्थी क्या है जो हॉकी खेलते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हॉकी वाले गोले में कितना आना चाहिए, कम से कम 50 आना चाहिए, यानी 50 आपका होना चाहिए। और हॉकी वाले गोले में आ कितना चुका है, तो आप कहोगे सर पूरा गोला देखेंगे तो 20 लोग आ चुके हैं, यानी कि कितने और आ जाएंगे, तो 50 हो जाएंगे, तो 30 और आ जाएंगे, तो हमारे पास में 50 हो जाएंगे। ठीक है, 30 हमारे इसमें आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है, इनमें से आपको बताना है, ये बताओ कि कितने बच्चे केवल एक गेम खेलते हैं। तो आप कहोगे सर अगर मैं इस पूरे वेन डायग्राम को देखूं तो मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि ये वाला रीजन है, ये केवल हॉकी वाले हैं। ये क्या है, ये केवल हॉकी वाले हैं, केवल हॉकी वाले हैं। और जो ये वाला हिस्सा है, ये क्या खेल रहे हैं, ये केवल फुटबॉल खेल रहे हैं, केवल फुटबॉल खेल रहे हैं। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ये बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल एक गेम खेलते हैं। तो आप कहोगे सर ये जो केवल हॉकी वाले, इनको भी एक ही गेम खेलते हैं, ये कितने हैं, 30 बच्चे हैं। और मैंने इधर देखा केवल फुटबॉल में तो 25 बच्चे हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो टोटल केवल एक गेम खेलने वाले कितने हो जाएंगे सर, जोड़ेंगे 30 और 25 कितना हो जाएगा, 55। इसका मतलब सर उस स्कूल में 55 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक ही गेम खेलते हैं, चाहे वो हॉकी खेले चाहे वो फुटबॉल खेले। और ऑप्शन नंबर जो ए है आपका आंसर हो जाए। मुझे लग रहा है कि सवाल आपको समझ में आ रहा है और आसानी से कर पा रहे होंगे। ये बेसिक कंसेप्ट होता है आपका वेन डायग्राम का। ठीक है, अगर यहां तक समझ में आया है तो एक दो सवाल हम वेन डायग्राम के और लेंगे, उसके बाद में हम बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, ये इस सवाल को आप लीजिए और आप सॉल्व करिए। जीडी 2025 का एकदम लेटेस्ट सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। देखिएगा आप इस सवाल को कैसे करेंगे। आप इस सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल था ये। ठीक है, लेकिन देखिए कैसे करते हैं। जीडी 2025 का, इससे आपका जो बचा हुआ कंसेप्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सवाल में क्या दिया हुआ है, यदि किसी भी सर्वे में, यानी कहीं पे कोई सर्वे हुआ था, उस सर्वे में कुल कितने लोग हैं, 250 लोग। फिर क्या हुआ, उसमें से 160 लोगों को मूवी पसंद है, 120 लोगों को म्यूजिक पसंद है और 80 लोग ऐसे हैं जिनको कि दोनों पसंद है। अब आपको बताना है कि कुल कितने ऐसे लोग हैं जिनको कम से कम एक चीज पसंद है। कम से कम एक चीज पसंद है, ये आपको बताना है।
क्या करोगे आप? कहोगे सर एक काम करेंगे, सबसे पहले तो हम बनाएंगे वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम जब हमने बनाया तो हमने देखा सर ऐसा है, एक वेन डायग्राम हमारा ये हो गया और दूसरा वाला वेन डायग्राम हमारा ये हो गया। इसमें से सर एक को मैंने बता दिया कि एक को मान लेते हैं कि ये क्या है, ये मूवी वाले हैं, यानी कि जिनको मूवी पसंद है। इधर मैंने कह दिया ये कौन है, ये इनको क्या है, म्यूजिक पसंद है। स्टार्ट कहां से करना है तो देखना है दोनों वाले कौन से हैं। सर 80 बच्चे ऐसे हैं, 80 लोग ऐसे हैं जिनको कि दोनों पसंद है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 160 लोगों को मूवी पसंद है, मतलब क्या है, मूवी वाले सर्कल में कितना आना चाहिए, 160 लोग टोटल होना चाहिए। 80 लोग यहाँ पे आ चुके हैं, कितने और आएंगे तो 160 हो जाएंगे। आप कहोगे सर 80 और आ जाएंगे, तो अब अगर मैं म्यूजिक वाले गोले में देखूं तो 80 और 80 मिलकर कितने हो गए, 160 हो गए। क्या कह रहा है, 120 लोग ऐसे हैं जिनको की म्यूजिक पसंद है, मतलब एक सेकंड, ये मूवी वाले हैं तो 160 किसमें आएंगे, इसमें आएंगे, 80 यहाँ पे हो जाएंगे। म्यूजिक वाले को मैंने देखा तो म्यूजिक में कितने लोग हैं, 120 लोग ऐसे हैं जिनको म्यूजिक पसंद है, मतलब म्यूजिक वाले गोले में 120 आना चाहिए। 80 पहले ही आ चुका है, कितना और आएगा, 40 और आएगा तो हमारे 120 हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ टोटल कितने लोग थे, टोटल कितने लोग थे, तो आप कहोगे सर टोटल जो लोग थे हमारे, वो थे हमारे पास में 250 थे। आपको बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको कम से कम एक चीज पसंद है, मतलब चाहे मूवी पसंद हो, चाहे क्या हो, म्यूजिक पसंद हो, या हो सकता है दोनों पसंद हो, लेकिन एक चीज तो पसंद आनी ही चाहिए। तो उसमें कौन से लोग आएंगे, तो आप कहोगे सर इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मैं देखूं तो इनको मूवी पसंद है, इनको मूवी म्यूजिक दोनों पसंद है, और इनको म्यूजिक पसंद है, यानी कि एक कम से कम एक में क्या होगा, कम से कम एक में ये सब आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे सर, 80 प्लस में 80 और प्लस में 40 हो जाएगा। 80 80 160 और 40 कितना हो जाएगा, 200। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर 200 लोग ऐसे हैं जिनको कम से कम एक चीज पसंद है। 200 लोग ऐसे हैं जिनको कम से कम एक चीज पसंद है, और ऑप्शन नंबर सी यही आपका आंसर है। अगर आप इस तरीके से ना समझो तो इस तरीके से भी समझ सकते हो कि सर कुल 250 लोग थे, कुछ ना कुछ, ये 200 ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ पसंद है, कितने ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पसंद है, तो सर 200 250 में से 200 हम घटा देंगे 200 तो कितना आएगा, 50 आएगा। यानी 50 ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पसंद है, 50 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पसंद है, तो 50, ये 250 में से 50 छोड़ के जितने बचे होंगे उनको कुछ ना कुछ पसंद ही होगा, और जैसे ही 250 में से आप 50 निकालोगे तुरंत आपका 200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका आंसर। ये सवाल था इस कंसेप्ट का। एक सवाल और लेते हैं, फिर अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज से रिलेटेड है, सवाल आता है, लेटेस्ट सवाल है, एसएससी सीएचएसएल 2025 का सवाल है। देखिएगा कैसे करेंगे हम इस सवाल को। एक स्कूल के द्वारा एक टेस्ट कराया गया, यानी कोई स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ, ठीक है। अब वहां पे क्या है, 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए, केवल इंग्लिश में पास हुए, यानी कि 60% ऐसे हैं जो कि किस में पास हो गए, इंग्लिश में पास हो गए। 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जो किस में पास हो गए, मैथ में पास हो गए, और 45% ऐसे हैं जो दोनों में पास हो गए। केवल इसको हटा दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर टोटल जो भी दिए थे, जितने भी बच्चे होंगे उसमें से 60% मैथ्स में पास हो गए, 60% जो है पास हुए हैं इंग्लिश में, 70% मैथ्स में, और 45% दोनों में। आपको ये बताना है वो कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जो क्या है कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ये कम से कम एक सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, सर अगर 2 सब्जेक्ट मान लेते हैं, 2 सब्जेक्ट का, तो जो बच्चे एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं उनको भी लेंगे, जो दोनों में पास हुए हैं उनको भी लेंगे। यानी कम से कम एक का मतलब हुआ कि वो कम से कम एक में पास हो, इसके दोनों में भी पास हो सकता है, लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है कि कम से कम एक में तो पास उसको होना चाहिए। करोगे कैसे, तो आप कहोगे सर हम बनाएंगे सबसे पहला काम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम बनाएंगे कैसे, तो सर हम पहले 2 सर्कल ले लेंगे, ठीक है। इसमें से हम एक सर्कल को मान लेंगे सर कि मैथ्स का है, इसको मान लेते हैं कि ये किसका है, मैथ्स का है, और ये सर्कल किसका है, ये सर्कल है मेरा इंग्लिश का। अब देखेंगे तो यहां पे दिया 60% तो इंग्लिश में पास है, 70% जो है मैथ्स में पास। मैंने देखा सर 45% दोनों में पास हो गए, यानी कि 45% क्या है, तो 45% तो हमारे दोनों में पास हो गए, 45% दोनों में पास हो गए। अब हम पढ़ेंगे तो 60% को इंग्लिश में पास करवाना है। देखो इंग्लिश वाले गोले में अगर मैं देखूं तो 45 तो आ चुका है, कितना परसेंट और चाहिए, आपको भी सर 15% और आ जाएगा, तो इंग्लिश वाले गोले में 60% पूरे हो जाएंगे।
फिर मैंने कहा मैथ्स में कितने परसेंट है, 70%, यानी मैथ्स में कितना गोला होना चाहिए, गोले में कितना आना चाहिए, 70% आना चाहिए। फिर 45 यहाँ पे आ चुका है, और कितना आ जाए, 70 हो जाएगा। फिर 45 में 5 जोड़ेंगे, 50, और 20 70, यानी अगर 25% हम और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, मैथ्स वाला गोला भी 70% पूरा। बस अब आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। दिया क्या है, ये बताओ कौन से विद्यार्थी हैं, कितने परसेंट हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो आप कहोगे सर ये 25% वाले केवल मैथ्स में पास हैं, तो हम इनको भी ले सकते हैं, 25% हो गया। सर ये 45% मैथ और इंग्लिश में दोनों में पास हैं, पास एक में होना चाहिए, दोनों में है तो बिल्कुल सर एक से ऊपर वाले को सबको ले लेना था, तो हम इनको भी ले लेंगे, यानी 45% हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा, सर ये जो इंग्लिश में ये भी एक में पास हो रहे हैं, इनको हम ऐड कर लिया तो कितना हो जाएगा, इनको हम सर सबको जोड़ेंगे तो 5 या 15, 4 1 5 2 7 1 8, यानी कि क्या है सर 85% बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर होगा। आपसे और भी पूछ सकता है इस सवाल में, ये बताओ कितने परसेंट ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, यानी जो दोनों में पास नहीं हुए। तो आपको सिर्फ 85% ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं, तो 85% जो बचेंगे वो क्या होंगे, एक भी में पास नहीं होंगे। और 85 100 में से घटाओगे 85 तो कितना आएगा, 15%। मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 15% बच्चे सर ऐसे होंगे जो एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाएंगे। ये आपका सवाल अभी तक हम कर रहे थे वेन डायग्राम से रिलेटेड सवाल, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक सवाल और है, इस सवाल को आप देखिए, और इस सवाल का जो आंसर है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये आया हुआ सवाल है CHSL का, जो भी 17 नवंबर 2025 का पेपर हुआ था उसमें का आया हुआ सवाल। इसको आप सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर यहां तक क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ और देखते हैं कमीशन। कमीशन देखने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो कमीशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊं। कमीशन का जो बेसिक डेफिनेशन होती है, आपने देखा होगा कि जो कुछ एजेंट होते हैं, जैसे आप मान लेते हैं कि आपको क्या करना है, आपको जमीन बेचनी है, तो ऐसे आप किसके पास जाओगे कि भाई मुझे जमीन बेचनी है। कुछ दलाल, कमीशन एजेंट का मतलब समझो दलाल जो होते हैं, ठीक है, जो एकदम दलाली का काम करते हैं। दलाल का काम क्या होता है, हर किसी को टोपी पहनाते घूमते हैं, ठीक है, मतलब हर किसी से वो कमीशन, हर किसी से पैसा कमाने के लिए सोचते रहते हैं। तो आप कमीशन एजेंट का काम क्या होता है, कमीशन एजेंट कहते हैं आपको कोई सामान बिचवाना है, आपके पास पूछेंगे, आप उनसे बोलोगे कि सर मुझे सामान बिचवाना था, वो बोलेंगे ठीक है बिचवा देंगे। एक काम करना, जो बेचना, जो इतने का भी बेचोगे उसमें से 5% मुझे दे देना। आप कहोगे ठीक है दे देंगे। तो कमीशन, यही कमीशन है जो 5% उस एजेंट ने आपके सामान को बिचवाने के एवज में जो पैसा लिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं। यही आपका कमीशन होता है। और भी होता है कि मान लेते हैं आपको कोई सामान खरीदना हुआ, अगर आपको कोई सामान खरीदना हुआ तो आप डायरेक्ट नहीं खरीद, मान लेते हैं आपको कोई सामान खरीदना था, आपको मिल नहीं रहा था, आपने कोई एजेंट को खोजा, कमीशन एजेंट को, आप उससे बोले भाई मुझे ये सामान चाहिए था, वो बोलेगा ठीक है दिला देंगे, लेकिन एक काम करो मुझे 10% जो है कमीशन चाहिए, यानी 10% का प्रॉफिट चाहिए। भाई फ्री में मैं क्यों आऊंगा, मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो प्रॉफिट किसी भी खरीद या बिक्री में जो कोई एजेंट होता है, वो जो पैसा लेता है, अपना मेहनताना लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में एक प्लॉट था 1 लाख रुपए का, ठीक है, आपके पास में एक कोई प्लॉट था इतना बड़ा, आपने किसी एजेंट से कहा भाई 20 बाई 25 का, मान लेते हैं कि 20 बाई 25 का प्लॉट था। आपने एक एजेंट से कहा भाई देखो ऐसा है कि मेरा ये जो प्लॉट है मैं बेचना चाह रहा हूं और 1 लाख रुपए में इसका मांग रहा हूं। तो एजेंट क्या बोलेगा, बोलेगा ठीक है भिजवा देंगे, लेकिन मुझे चाहिए 5% का क्या, कमीशन। 5% का कमीशन चाहिए। तो आप कहोगे ठीक है भाई भिजवाना है, ले लो 5% कमीशन। तो जब वो भिजवाएगा तो कितने का भिजवाएगा, आप कहोगे 1 लाख का भिजवाना था, तो वो कमीशन किस पे लेगा, वो जितने का सामान बिचवाएगा उस पर जितना परसेंट बोलेगा उतना परसेंट ले लेगा। यहां उसने कितना बोला था, 5% का कमीशन, तो 1 लाख का बिचवाया था, तो 1 लाख का 5% क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा उसका कमीशन। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कटेगा और आएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 5,000 रुपए। यही क्या होता है, यही होता है आपका कमीशन। कमीशन, मुझे लग रहा है कमीशन का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो आइए 1-2 सवाल को प्रैक्टिस करते हैं कमीशन से रिलेटेड कंसेप्ट में।
सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, सीपीओ 2019 का, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ये कमीशन वगैरह के सवाल टीचर्स नहीं करवाते हैं, मैंने देखा है टीचर्स पता नहीं क्यों नहीं करवाते हैं, बट करवाना चाहिए क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। और अगर ऐसे सवाल आ गए, बच्चे को कंसेप्ट नहीं पता है, तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। कोई बहुत बड़ा कठिन सवाल नहीं होता है, अभी आप देखोगे सब छुट्टियों में इसको सॉल्व कर पाओगे, लेकिन कंसेप्ट तो आपको पता होना चाहिए कि कमीशन का कंसेप्ट कहता क्या है। तो मैं आपको बताऊं, देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, किसी कमीशन एजेंट को पहले 2 लाख रुपए पर 2%, अगले 2 लाख रुपए पर 1.5% का, और बची हुई राशि पर 1% का कमीशन मिलता है। मतलब क्या हुआ, जैसे कोई कंपनी मान लेते हैं, किसी कंपनी ने हायर कर रखा है, लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, उसने हायर कर रखा है, एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी थी, उसने मान लेते हैं कि 1000 रुपए का एक लैपटॉप बनाया। अब जब 1000 रुपए का उसने लैपटॉप बनाया, तो वो क्या करती है, इसको बेचती है। तो जब इसको बेचेगी तो 1000 रुपए उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, उसने इसको बेचा कितने का, 1500 रुपए का। लेकिन जो मान लेते हैं कि इसका इतने का उन्होंने क्या किया, इतने का उस कंपनी ने इसको बेचा। अब इसको बेचवाया था कमीशन एजेंट के थ्रू, तो कमीशन एजेंट ने क्या कहा, कमीशन एजेंट ने कहा भाई मुझे 1.5% का प्रॉफिट चाहिए। तो उसने जब 1500 को बेचा तो 1.5% प्रॉफिट ले लिया। 1500 का 1.5% क्या होगा, तो आपको 1500 गुणे 1.5 बटे 100 करेंगे, हटाएंगे यहां से, फिर 0 आएगा, और 15 15 225 बटे 10, यानी कितना आएगा, फिर ये हो जाएगा मेरा 22.5%, 22.5 रुपए। इसका मतलब क्या है कि अगर उसने इसको बिकवाया था तो 225 का, एक्चुअल में 225 का जो है ये क्या ले लेगा, 225 रुपए उस पर प्रॉफिट ले लेगा। तो वो 225 रुपए लेता है, जो कमीशन एजेंट जो लेता है वो क्या हो जाता है, वही तो होता है हमारा कमीशन। तो इसको ले लिया। अब यहां देखिए सवाल में क्या दिया हुआ था, सवाल में दिया था कि कोई भी एजेंट, कोई एक एजेंट था, ठीक, कोई एक एजेंट था, वो क्या कर रहा था, शुरुआत के 2 लाख रुपए पे 2%, अगले 2 लाख पे 1.5%, और बची राशि पर 1% का कमीशन देता है। एक महीने में टोटल 5,68,000 रुपए की बिक्री हुई है। कितने की बिक्री हुई है सर, टोटल हमारी बिक्री हुई है 5,68,000 रुपए की। अब इसमें क्या होगा सर, इसमें जो स्टार्टिंग का कितना होगा, स्टार्टिंग का जो 2 लाख होगा, स्टार्टिंग का जो मेरा 2 लाख होगा, यहां पे कितना कमीशन लगेगा सर, यहां पे कमीशन लग रहा है 2%। फिर क्या कर रहा है, अगले 2 लाख पे 1.5%, यानी कि यहां से, और मान लेते हैं कि अगला जो 2 लाख रुपए लिया, इस 2 लाख पे कितना मिलेगा, इस पे जो कमीशन लेगा वो 1.5% का लेगा। फिर क्या कह रहा है, उसके बाद अगर कोई भी सेल उसने करवाई तो कितना परसेंट कमीशन लेगा, वो लेगा 1% कमीशन। देखो कितना हो गया सर, 2 लाख और 2 लाख 4 लाख रुपए, बच कितना रहा है, तो आप कहोगे सर टोटल 5,68,000 रुपए था, 4 लाख हो गया, यानी कितना पैसा बच रहा है सर, यहाँ पे 1,68,000 रुपए बच रहा है। और इस पे कितना परसेंट कमीशन लेगा, 1% का कमीशन लेगा। बस यही निकाल के आप ऐड कर दोगे और आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर 2 लाख का 2% अगर हम निकालेंगे, 2 लाख का 2% कैसे निकालेंगे, 2/100 करेंगे और काटेंगे तो कितना आएगा, तो 4,000, यानी कि शुरुआत के 2 लाख पर जो कमीशन था वो कितना बन गया, 4,000 रुपए बन गया। फिर आप कहोगे सर जो दूसरा वाला 2 लाख था उस पर कितना है, उस पर 1.5% का कमीशन है, यानी कि ये 2 लाख रुपए था, इसमें कितना है 1.5% का कमीशन है, तो हम क्या करेंगे 1.5% निकाल देंगे। 1.5% का मतलब इतना बचे 100, 0 से 0 कटेगा, 3 0 से 3 0, और 15 गुना 30 यानी कितना आ जाएगा, 3,000 रुपए। यानी इस 2 लाख पे 4,000 रुपए था, इस 2 लाख पे 3,000 रुपए है, जो 1,68,000 रुपए बच रहा है, 1,68,000 रुपए। इस पे कमीशन कितना है, इस पे कमीशन है 1%। 1% का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ कितना कमीशन बनेगा, आप कहोगे सर यहाँ पे कमीशन बनेगा 1,680। तो उस एजेंट का टोटल कमीशन कितना होगा सर, 4,000, 3 7,000 और 1 8,680 रुपए, और उस एजेंट का कमीशन कितना हो जाएगा 8,680। ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका कमीशन का सवाल। इस तरीके से हम कमीशन के सवालों को करते हैं। एक सवाल आपका और लेते हैं, फिर हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। इस सवाल को देखिएगा, करते हैं, इसके बाद में हम एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। सवाल क्या है, सवाल है कि एक कमीशन एजेंट को पहले 15,000 रुपए पर, यानी कि मान लेते हैं कि अगर आप एक कमीशन एजेंट हो और अगर आपने सेल कराई, आप किसी दुकान का या किसी कंपनी की आप सेल करा रहे हो, तो जो शुरुआत की 15,000 की सेल करोगे उस पर आपको 12% का कमीशन मिलेगा।
कितना कमीशन मिलेगा? 12% का कमीशन मिलेगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि 15,000 रुपए से अगर आप अलग बिक्री करोगे तो उस पे 1% का एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, 1% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो आपको बताना है कि कोई आदमी था, उसकी जो कुल आय थी वो 7,650 रुपए थी, यानी कि कोई आदमी ने टोटल जो कमीशन कमाया वो 7,650 रुपए कमाया। आपको बताना है कि ये बताओ कि उस व्यक्ति ने टोटल सेल कितनी करी। तो आप कहोगे सर एक काम करिए, इस स्टार्टिंग के 15,000 रुपए जो थे, ये 15,000 रुपए थे, इस पे कितना कमीशन मिला है? सर इस पे मिला है उसको 12% का कमीशन, और 12% का मतलब कितना हो जाएगा? 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 15 12 180 और 0 यानी 1800। इसका मतलब है कि फिर यहाँ पे उसको कमीशन कितना मिल गया? यहाँ पे उसको कमीशन मिल चुका है 1800 रुपए, 1800 रुपए कमीशन मिल गया। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इस 15,000 रुपए पे तो उसको कमीशन मिल गया 1800। अब कह रहा है कि इसके बाद अगर 15,000 से ऊपर की कोई बिक्री कर रहा है तो उसको 1% का और बोनस मिलता है। मतलब क्या है? 15% कमीशन तो मिल गया, कितना? 12% है, 12% उसको कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में 1% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, यानी अब कितना हो जाएगा? 13% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13%। तो सवाल में क्या कह रहा है? उसको जो मिलने वाला टोटल बोनस है, टोटल बोनस है कितना? आप कहोगे सर जो टोटल बोनस है वो है 7,650। अब इसमें क्या होगा सर? शुरुआत के 15,000 पे बोनस होगा, वो 1800 था। मान लेते हैं कि इसके बाद में उसने x रुपए की सेल करी होगी, तो उस पर कितना बोनस मिलेगा? उस पर सर उसको मिला होगा 13%। 13% का मतलब 13/100। तो यही टोटल उसका बोनस भाई 15,000 तक कितना? 15,000 से ऊपर तक कितना? और टोटल मिलके बोनस मिला कितना था? 7,650। तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां से आप इस 1800 को उधर भेज दोगे, x गुने 13/100 क्या हो जाएगा? x गुने 13/100 हो जाएगा आपका 7650, माइनस में क्या हो जाएगा? 1800। और जब इसमें से आप 1800 घटाओगे तो आएगा कितना? आप कहोगे सर 0, 5 हो जाएगा, 16 से 8 जाएगा 8, और 6 से 1 जाएगा 5, यानी कि 5850 रुपए। यानी कि x गुना में x गुना 13/100 बराबर कितना हो गया? 5850। x का मान निकालना है, 13 से काटते हैं, 13 चौका 52 हो जाएगा, 6 65 बचेगा, 13 5 65 और तो x का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 450 तो था ही, और उसमें जाके क्या होगा? 100 से गुना हो जाएगा, यानी कि जो टोटल सेल हो जाएगी जो उसने उसके ऊपर करी है वो कितनी हो जाएगी? सर ये 45,000 रुपए होगी। कितनी हो गई? 45,000 रुपए। यानी कि 15,000 के बाद जो उसने सेल की थी वही तो एक्स थी, और वो कितना है? 45,000 रुपए। आपसे टोटल सेल पूछा है, तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी? सर 15,000 प्लस में उसके ऊपर वाली, तो 45,000 तो ऊपर वाली है, इसमें हम 15,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 15 60,000 रुपए। यानी कि उस व्यक्ति ने टोटल जो सेल करी है 60,000 रुपए की, ऑप्शन नंबर बी, ये उसकी टोटल सेल थी, उस जितना कमीशन कमाया था उसको कमाने। मुझे लग रहा है कि कमीशन का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके लेते हैं। इसको करके उसके बाद में इसका जो आंसर है, ये आया नहीं क्या? ये इस क्वेश्चन का इसका जो आंसर है इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। सेम एज इट इज सवाल है क्या कि पहले 18,500 रुपए पे कितना कमीशन मिलता है? 16% का कमीशन मिलता है। फिर 18,500 से ऊपर की जो बिक्री है उस पर 3% का एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है। जैसा पिछला सवाल करके बताया है, सेम टू सेम वैसा सवाल है। कमेंट करके इसका आंसर जो है आप तुमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहां हो गया, इसके आगे अब हम बढ़ते हैं, एक नया कंसेप्ट सीखते हैं, इसको आप देखिए। नंबर ऑफ हेड एंड लेग्स, यानी कि अभी क्या है, अब मैं आपको कुछ सवाल ऐसे बताने वाला, मजेदार से सवाल है। अब आपको हम चिड़ियाघर की सैर कराते हैं। चिड़ियाघर की सैर कैसे कराते हैं? अब मैं आपको कुछ ऐसे सवाल कराता हूं जहां पे आपको सिर और पैर गिनना होगा। आप कहोगे सर क्या एसएससी ऐसे सवाल भी लेके आती है? बिल्कुल ऐसे सवाल आते हैं, एसएससी में भर भर के ऐसे सवाल आते हैं, रेलवे में भी भर भर के सवाल आते हैं, जहां पे आपसे पूछते हैं कि ये बताओ कि टोटल सिर कितने हैं, टोटल पैर कितने हैं। यानी सिर और पैर से रिलेटेड जो सवाल है ये आपके एसएससी और रेलवे में पूछे जाते हैं। कंसेप्ट कैसे बनता है बता देते हैं कि मान लो आप एक चिड़ियाघर में गए, वहां पे आपने जब गिना तो सिर मान लेते हैं कितने हैं? सिर आपके टोटल 80, और जो पैर हैं
पैर कितने हैं, तो पैर मान लेते हैं 260, ठीक है। अगर सिर 80 है और पैर 260 है। अब अगर कह देता है कि उस चिड़ियाघर में मान लेते हैं कि केवल जो है घोड़े प्रेजेंट थे और घोड़े के अलावा क्या थे, तोते प्रेजेंट थे, घोड़े थे और तोते थे, तो आपको बताना, ये बताओ टोटल घोड़े कितने हैं और टोटल तोते कितने हैं, यही आपको बताना होता है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आइए एक सवाल के थ्रू मैं आपको ये समझाता हूं कैसे करेंगे इस कंसेप्ट के सवाल को। तो सवाल को लीजिएगा, देखिए आप इस सवाल को कर पाते हैं या फिर आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आज ये इसमें थोड़ा सा इशू आ गया है कि मार्कर में थोड़ा इसको सही करवाता हूं, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, बस वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद में हम इसको करते हैं, ये लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अभी ग्रुप डी का सवाल था, अभी लेटेस्ट सवाल था, आया हुआ सवाल है। कैसे करेंगे इस सवाल को, कह रहा है यदि किसी फार्म हाउस में कुछ मुर्गे रहते हैं और कुछ क्या रहते हैं, खरगोश, ठीक है। यदि जानवरों की कुल संख्या 20 है तथा कुल पैरों की संख्या कितनी है, 56 है, तो आपको बताना है कि ये बताओ फॉर्म में कुल कितने मुर्गे, फॉर्म में कुल कितने मुर्गे थे, ये बताना है। आप कहोगे सर अभी क्या है, ऐसे सवाल भी आते हैं, बिल्कुल बेटा आते हैं। आप जाके 22 दिसंबर वाली जो 2012 की 2025 की जो शिफ्ट है ना, उसमें आप जाके देखोगे, आपको ये सवाल देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे क्या है, कुछ तो आपके पास में क्या है, मुर्गे, और कुछ आपके पास में क्या है, खरगोश। अब आप कहोगे सर देखो मुर्गे के पास में अगर मैं पैर की बात करूं तो पैर कितना बनेगा, एक मुर्गे के पास में कितना पैर होगा, 2 पैर होगा, और एक खरगोश के पास में कितना पैर होगा, सर खरगोश के पास में 4 पैर होगा, यही होता है। अगर मैं सिर की बात करूं तो देखिए सर मुर्गे के पास भी एक ही सिर होता है और खरगोश के पास भी एक ही सिर, मतलब क्या, एक खरगोश के पास 4 टांग है। अब आप बोलो सर ऐसे भी तो खरगोश हो सकते हैं जिनकी एक टांग टूटी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं ऐसे सवाल नहीं आते हैं, आपको आइडियल कंडीशन माननी होती है कि हाँ वहां पे किसी का जो है टांग वगैरह टूटा नहीं है, ठीक है, ना किसी मुर्गे की गर्दन वगैरह कटी हुई है। आपको आइडियल कंडीशन माननी है कि हाँ हर अगर खरगोश है तो उसके पास 4 पैर होगा, और अगर मान लेते हैं कि आपका मुर्गा है तो मुर्गे के पास 2 पैर होगा। अब क्या कह रहा है, जब आपने पैर गिने तो कितने थे, 56 थे, और सिर गिने तो कितने थे, 20 थे, यानी सिर की संख्या कितनी है, 20 है। इसके 2 तरीके के कंसेप्ट होते हैं, लेकिन दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूं कैसे करोगे। आप मान लो मैंने कहा कि सिर कितने हैं, सर सिर 20 है। मैंने कहा अगर 20 के 20 क्या होते, मुर्गे होते, 20 के 20 क्या होते, मुर्गे होते, तो सिर कितना होता। आप कहते सर सिर भी कितना होता, 20 होता, और पैर कितना होता, तो सर अगर 20 थे मुर्गे, एक मुर्गे के पास 2 टांग, भाई 2 लेग पीस होता है, तो अगर एक मुर्गे के पास में 2 टांग है तो कितने टांग हो जाएगी, 20 मुर्गे के पास मिलके 40 टांग हो जाएगी। लेकिन टांग कितना है, सर 56 टांग है, यानी कितनी टांग एक्स्ट्रा हो गई, सर 16 टांग मेरे पास में एक्स्ट्रा हो गई। और ये एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि सर मैंने सबको मुर्गे मान लिया है, कुछ खरगोश भी थे, और खरगोश के पास पैर कितने थे, खरगोश के पास पैर ज्यादा थे। कितने पैर ज्यादा थे, 4 पैर थे, यानी 2 पैर ज्यादा थे। कितने पैर ज्यादा थे, 2 पैर ज्यादा थे। तो जितने पैर ज्यादा थे उससे आप डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 8। तो ये 8 क्या हो जाएंगे, ये 8 तो हो जाएंगे खरगोश, 8 क्या हो जाएंगे, खरगोश हो जाएंगे। तो अब 8 खरगोश हो गए। टोटल जानवर कितने हैं, तो टोटल सिर्फ 20 है, तो अगर 20 जानवर थे, 20 में से 8 खरगोश हो गया, तो बचा कितना, आप कहोगे सर 12 बचे, और यही 12 क्या हो जाएंगे, यही 12 हो जाएंगे मुर्गे। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आसान वाला मेथड है। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहो तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। कैसे लेंदी जाएगा, आप मान लो ना, इसको अगर मैं बेसिक से बताऊं, आप बेसिक से कैसे करोगे, तो आप कहोगे सर मुर्गे को मान लेते हैं कि मेरे पास में टोटल जो मुर्गे थे, मुर्गे मान लेते हैं कि कितने थे, एक्स थे, और जो हमारे पास में खरगोश थे वो वाई थे। खरगोश कितने थे, खरगोश मान लेते हैं वाई थे। तो टोटल सिर कितना होगा, तो जो सिर की संख्या हो जाएगी सर वो हो जाएगी एक्स प्लस वाई, और सिर की संख्या है कितनी, सर 20। अब अगर मैं बात करूं कि मुर्गे एक्स में, एक मुर्गे के पास कितनी टांग होती है, 2 टांग, तो टांग कितनी हो जाएगी सर, एक मुर्गे के पास 2x हो जाएगी। और खरगोश कितने हैं, खरगोश वाई है, एक खरगोश के पास 4 टांग है, तो वाई खरगोश के पास कितनी टांग हो जाएगी, 4y हो जाएगा। और टोटल टांग है कितनी, सर टोटल टांग है मेरी 56, कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब क्या करो, आप इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, जब आप पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, ऊपर वाला 2x प्लस में 2y बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुना में 40।
कैसे करो, फिर आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर फिर एक काम करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस होगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, 4 में से 2 आई जाएगा 2 आई, तो 2 आई बराबर क्या हो जाएगा 16, और वाई का मान निकल के आ जाएगा 8 निकल के आ जाएगा। और वाई था क्या, तो वाई आपके पास में खरगोश की संख्या थी। अब अगर y हमारा 8 आ गया तो x प्लस वाई 20 था, तो x प्लस 8 बराबर 20, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, और x हमारे क्या थे, मुर्गे थे। तो यहां से भी आपका निकल के आ गया, आपके पास मुर्गे कितने हैं, तो मुर्गे हमारे पास सर 12 हैं, और खरगोश कितने हैं, तो खरगोश हमारे पास 20। दोनों ऑप्शन मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए सॉल्व करने का, पर मुझे लग रहा है इस सवाल का ये वाला कंसेप्ट ज्यादा बेहतर कंसेप्ट होगा। अगले सवाल को लीजिएगा, इस सवाल को देखते हैं, ये 2019 में सवाल आया था, ठीक है, आपका 2019 की जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, एक्चुअल में इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने दिया था इस पेपर को, ठीक है। इसमें देखिए सवाल क्या है, अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे इस सवाल को, आप देखिए तो दिया है, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन और कुछ तोते हैं, यानी कोई चिड़ियाघर है उसमें कुछ हिरन है और कुछ तोते हैं। कह रहा है यदि कुल सिर कितने हैं, कुल सिर मेरे पास 300 है, कुल सिर कितना हो जाएगा, सिर हमारे पास में है टोटल 300, और पैर कितने हैं हमारे पास, तो दिया है पैर हमारे पास में 800 है। आपको क्या बताना है कि तोते कितने होंगे, आपको बताना है पैरट कितना होगा, यानी तोते कितने होंगे। आपको मैं जो इसका मेथड बताया हूं, मैंने आपको बताया कि किसी एक को मान लो, जैसे मान लो कि या तो कुल के कुल हिरन हैं, और मान लो या तो कुल के कुल क्या है, तोते हैं। मैंने मान लिया कि सब के सब क्या है, तोते हैं। अगर सब के सब तोते हैं तो कितने सिर हैं, 300 सिर है, इसका मतलब 300 तोते रहे होंगे, तो तोते कितने हो गए 300, तो यहां से सिर कितना बनेगा भाई, एक तोते के पास एक सिर, तो 300 तोते के पास 300 सिर हो जाएगा। मैं पूछूं पैर कितना होगा, तो आप कहोगे सर देखो ऐसा है, 300 तोते हैं, एक तोते के पास 2 पैर है। ध्यान रखना, आप लंगड़े वाले तोते को मत गिनिए, तोते लंगड़े इसमें नहीं माने जाते हैं। आपके पास में तोते 300 है, एक के पास में 2 पैर है, तो कितना पैर हो जाएगा, 300 गुना में 2 यानी कि 600 पैर। मतलब क्या था कि सर अगर सबके सब तोते होते तो पैर कितना बनता, 600, पैर है कितना 800 है, यानी कितना पैर एक्स्ट्रा है, सर 200 पैर एक्स्ट्रा है। 200 पैर क्या है, एक्स्ट्रा है। ये क्यों एक्स्ट्रा है, क्योंकि कुछ हिरन भी हैं, और हिरन के पास कितनी टांग है, हिरन के पास टांग है 4, तोते के पास कितनी थी 2, यानी कितनी टांग ज्यादा है, सर 2 टांग ज्यादा है, उसी से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि 100 क्या हो जाएंगे, ये आपके पास में हो जाएंगे हिरन। कितने क्या हो जाएंगे, हिरन हो जाएंगे, यानी कि उस वहां पे उस चिड़ियाघर में कितने हिरन थे, तो 100 हिरन थे। अब अगर 100 हिरन थे, कुल सिर यानी कुल जानवर 300 थे, तो तोते कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर तोते देखिए कुल जानवर 300 हैं, हिरन हमारे पास में 100 है, तो तोते कितने हो जाएंगे 200, और 200 एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बताऊं ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, शायद इसलिए मैं आपको ऐसे कंसेप्ट करा रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं करा रहा। आते हैं अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, और बच्चे इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो पता लगता है कि कर रहे हैं और बीच में कहीं थोड़ा सा इधर उधर हुए क्वेश्चन गलत हो। देखिएगा इस सवाल को, ये सब क्वेश्चन सिली मिस्टेक करवाते हैं। मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक के कारण ही रुकता है। अगर आपने ऑनेस्टली पढ़ाई कर रखी है, तो अगर आपका सिलेक्शन एग्जाम में नहीं हो रहा है, तो उसका मेन रीजन है कि आपने सिली मिस्टेक एग्जाम में कर दी। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो आपके पड़ोसी होते हैं ना, उनको बोलने का मौका मिल जाता है। एक बड़ी बहुत अच्छी लाइन एक है ना, एक बड़ा अच्छा जोक है, आपने देखा भी होगा कि अगर मान लेते हैं कोई बच्चा है, ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसके लंबे लंबे बाल हो गए हैं, ठीक है, तो उसके बाद में क्या है कि अगर वो मान लेते हैं गांव जाएगा, उसका सिलेक्शन हो गया, तो गांव वाले क्या कहेंगे कि देखो वो इतना पढ़ता था कि उसके पास में बाल कटवाने तक के भी टाइम नहीं मिलते, और कहीं आपके लंबे बाल हैं और आपका सिलेक्शन 0.01 मार्क्स से रह गया। आप गांव में जाओगे, गांव वालों के शब्द पता है क्या होंगे, वो इतने बड़े बड़े बाल रखा के घूम रहा है, उसको उसका सिलेक्शन थोड़ी होगा, वो तो वहां पे जाके केवल अय्यासी कर रहा है, इतने बड़े बड़े बाल लगा के स्टाइल में आराम से घूम रहा है। अगर आप कहीं मान लो कि गलती से शहर में गए, दुबले थे, और थोड़े से अगर आप हेल्दी हो गए, ठीक है, अगर आप हेल्दी हो गए, तो क्या बोलेंगे, सिलेक्शन होके अगर आप गांव में जाओगे तो बोलेंगे बेचारा क्या करे, इतना पढ़ता था, सीट से उठने का उसको टाइम नहीं मिलता था, शायद इसलिए जो है मोटा हो गया, दौड़ने नहीं गया इसलिए मोटा हो गया। और अगर आप कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ और आप गांव गए मोटे होके, तो पता है क्या बोलेंगे, उस लड़के को खाने से मौका मिलता ही नहीं था, खाने फुर्सत मिलेगी तब तो वो जो है पढ़ाई लिखाई करेगा। तो ये अंतर होता है एक क्वेश्चन का,
और सिलेक्शन आपका कहीं ना कहीं जो आप एक दो सिली मिस्टेक कर देते हो उसी कारण से रुकता है। ठीक है, तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सवाल आपको सिली मिस्टेक करवाते हैं तो इस पे आप अच्छी पकड़ बना लो। कैसे करोगे इस सवाल को देखते हैं। फिर वैसे ही है सर, एक चिड़ियाघर में कुछ कौवे हैं और कुछ क्या है, घोड़े हैं। एक चीज और आप ध्यान रखना, ये हमेशा जब भी ऐसे सवाल आएंगे ना तो उसमें से एक 2 पैर वाला होगा और एक 4 पैर वाला होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 7-6-7 सालों में मैंने बहुत अच्छे से देखा है कंपटीशन एग्जाम को। तो उसमें क्या है ना, ये ऐसे ही देंगे, एक के पास 2 पैर होगा, एक के पास 4 पैर होगा। तो आप क्या मान लो, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, सिर कितने हैं, सर सिर दे रखा है मेरे पास में 400, और पैर कितना दे रखा है, तो पैर दे रखा है 12। आपसे पूछा घोड़े कितने होंगे, तो ये बताओ कि अगर 300 सिर है, इसका मतलब जानवर कितना होगा, 300। अब कौवे जितने 2 पैर वाले ना, सबको मान लो कि सबके सब क्या है, कौवे। अगर सबके सब कौवे होते तो सिर कितने, 400, यानी टोटल 400 कौवे होते। एक कौवे के पास 2 पैर, तो टोटल पैर कितना हो जाता, 400 गुना में 2, यानी कितना बन जाता, 800। यानी कि अगर सब कौवे होते तो पैर कितना बनता, 800 पैर बनता। पैर है कितना, 1200, यानी कि 400 पैर एक्स्ट्रा है। अब ये क्यों एक्स्ट्रा है, क्योंकि घोड़े भी हैं और घोड़े के पास 2 पैर ज्यादा है। कितना पैर ज्यादा है, 2 पैर। तो उसी से आप डिवाइड कर दोगे तो यहां से निकल के आएगा आपको नंबर ऑफ हॉर्सेस, यानी कि वहां पे घोड़े कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं हम इस सवाल को। अभी आपसे पूछ ले कि ये बताओ वहां पे कुल कितने, मान लेते हैं कि कौवे कितने थे, तो देखो जानवर कुल थे हमारे पास 400, घोड़े 200 हैं, तो हमारे पास कौवे भी कितने हो जाएंगे, 200। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये कंसेप्ट के सवाल जो है अब आप आसानी से कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो देखो एक और सवाल मैंने लिया है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। इसको आप देखिए, इसके करने के बाद में फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। सवाल क्या दिया हुआ है, कोई चिड़ियाघर है सर, उसमें क्या है, बतख है, बतख है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा भेड़ है, भेड़ के अलावा क्या है सर, घोड़े हैं, और उसके बाद में क्या है, कुछ कौवे हैं, कुछ क्या है, कौवे हैं। अब अगर मैं देखूं तो यहां पे सर देखूं तो कितने भेड़ हैं, 32, तो हमारे पास क्या है, बतख है। तो अब हम देखते हैं सिर और पैर। बतख कितनी थी, 32। तो अगर बतख मेरे पास में 32 थी तो कितना सिर हो जाएगा भाई, एक बतख के पास में एक सिर हो जाता है तो 32 हो जाएगा। फिर मैंने कहा भेड़ कितनी है, तो भेड़ हमारे पास 41 है, तो सिर भी 41 हो जाएगा। घोड़े कितने हैं, 7 हैं। कौवे हमको पता ही नहीं, उनको अभी रोक के रखते हैं। अब क्या कह रहा है बताओ, ये बताओ एक बतख के पास कितना पैर होगा। आप कहोगे सर एक बतख के पास 2 पैर होगा, तो टोटल पैर कितना हो जाएगा, 64। भेड़ के पास, एक भेड़ के पास कितना पैर होता है, 4 पैर होता है, तो 4 पैर हो गया, तो 41 भेड़ के पास कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 164 पैर हो जाएगा। घोड़े के पास भी कितना पैर होगा, घोड़े के पास भी 4 पैर हो जाएगा, यानी 7 को कितना हो जाएगा, 28 पैर हो जाएगा। कितना हो गया, 28 पैर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप कहोगे सर अगर मैंने कुल सिर काउंट किया, कुल सिर कितना है, तो कुल सिर जब मैंने देखा तो क्या आ गया सर, कुल सिर है मेरे पास में, मैंने ऐड किया 32 और 7 39 और 40 40, यानी 80। और प्लस में क्या होगा, प्लस में मान लेते हैं कौवे कितने थे, x थे, तो सिर कितना हो जाएगा, 80 प्लस में x हो जाएगा। कुल सिर कितना हो गया, 80 प्लस x हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कुल पैर कितना होगा, ठीक है, कुल पैर कितना होगा, तो आप कहोगे सर पैर में गिनूंगा, तो यहाँ पे देखो एक कौवे के पास में, कौवे x है, एक कौवे के पास 2 पैर है, तो कितना पैर हो जाएगा, 2x पैर हो जाएगा। अब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 8 4 12 और 4 16 के 6 हासिल 1, 2 1 3 और 16 3 19 और 6 25, यानी कि पैर कितना हो जाएगा सर, पैर हो जाएगा मेरा 256 प्लस में 2x, 256 प्लस 2x हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, यदि कुल जो पैरों की संख्या है, यानी जो कुल पैर है, कुल पैर है कितने, 256 प्लस 2x, ये क्या है, ये 211 सिर, ये सिरों से 211 ज्यादा है। सिर कितने आए थे सर, सिर हमारे आए थे 80 प्लस में x, लेकिन इतना ही नहीं है, इनसे कितनी ज्यादा है सर, इनसे हमारी 211 ज्यादा है। कितना है, 211 ज्यादा है। बस यही आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ रहा होगा। आप कहोगे सर 256 प्लस जो 2x है ये कितना हो जाएगा, हम इसको जोड़ेंगे तो x प्लस में कितना हो जाएगा, 280 11 291, 291 हो जाएगा। इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो 2x में से x जाएगा, कितना बचेगा x,
और जब ये उधर जाएगा तो 251 में से क्या घटेगा, 256 घटेगा, बचेगा क्या, 11 में से 6 गया 5, और इधर 14, 4 से 5 कितना गया 8, 8 में से 5 गया 3, यानी कि x का मान कितना हो गया, x का मान 35 हो गया। और x थे एक्चुअल में क्या, कौवे थे, यानी कि वहां पे टोटल कौवे कितने थे, टोटल 35 कौवे थे। ऑप्शन नंबर सी यही आपका आंसर हो जाएगा। इस कंसेप्ट का इससे तक सवाल नहीं हो सकता, ठीक है। इस कंसेप्ट के हर एक सवाल को मैंने आपको करके बता दिया कि आप कैसे करेंगे इस सवाल। तो आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट देखे, पर हमने ये देखा कि हम जो है वेन डायग्राम के सवालों को कैसे करते हैं। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया कि अगर कमीशन वाले सवाल आ जाते हैं तो कमीशन वाले सवाल को हम कैसे करते हैं, इस कंसेप्ट को भी सीखा है। इसके अलावा फिर मैंने आपको सिखाया कि अगर नंबर ऑफ थ्रेड या लेग आउट करना हो तो ये वाले सवाल हम कैसे करते हैं। मैंने आपको आज 3 कंसेप्ट थे, तीनों कंसेप्ट अच्छे से बता दिया। कल की आने वाली क्लास में, अभी आज क्वेश्चन और थे लेकिन अब आज की क्लास को हम यहीं पेंड करते हैं, बाकी कल की क्लास में करेंगे। तो कल की क्लास में हम पॉपुलेशन से रिलेटेड और उसके बाद आने वाली क्लासेस में हम इलेक्शन से रिलेटेड सवाल करेंगे। आज हमारी 7 क्लास हो गई है परसेंटेज की, 1 से 2 या 3 क्लास हो सकता है, अभी 2 से 3 क्लासेस और होंगी, इसलिए क्योंकि मैंने आपको हर एक कंसेप्ट लेकर बताया है, चाहे वो स्मॉल कंसेप्ट हो या बिग कंसेप्ट हो, ठीक है, हर एक कंसेप्ट को बताया, इसलिए क्लासेस थोड़ी सी 1-2 क्लासेस हो सकता है नंबर बढ़ जाएगा। और एक चीज और है कि क्लासेस आपकी लंबी नहीं है, मीन्स मैं ज्यादा से ज्यादा 50 से 55 मिनट की आपकी क्लासेस होती है, तो इसलिए नंबर ऑफ क्लासेस हो सकता है 1-2 एक्स्ट्रा हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।